सभी को अपने इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद हम और आप सबसे मुलाकात हो रही है। हालाँकि कुछ ऐसे व्यक्तिगत कार्यों में मैं बिज़ी था कि क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन देर हुई, दुरुस्त हुई। जो भी हम लोगों ने अब ये शुरुआत किया हुआ है, ये कंटिन्यू चलेगी। और कंटिन्यू इन द सेंस कि मतलब कि अभी हम लोग एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चलिए, थोड़ा-सा हिल गया था कैमरा, जिसका नाम है टारगेट बैच 0.1। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बैच में जो आपका यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम है, जो 2026 का, ये कंप्लीट आपका प्रिपरेशन कराया जाए। कंप्लीट का मतलब ये है, देखिए, सारी चीज़ एक बार डिस्क्राइब कर दूं, उसके बाद आपको इस बैच से जुड़ने का अलग ही मजा आएगा। लेकिन पहले इस बैच के बारे में आप लोग इत्मीनान से इस चीज़ को जान लें, ताकि आप उसी रोड मैप के हिसाब से अपनी तैयारी को ढाल दें। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये टारगेट बैच 0.1 है। यूपीपीसीएस प्री के लिए ये टारगेट किया गया है। जो आप जानते हैं कि दिसंबर 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट है, जो प्रारंभिक परीक्षा है। दिसंबर में है। तो हम लोग ये टारगेट करके चल रहे हैं। आपके पास समय है, अभी ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके बाद दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 महीने का समय है। अगर आप दिसंबर को टाल भी सकते हैं तो आपके पास 9th मंथ जो है, 9 मंथ आपके पास टोटल टाइम बच रहा है। देखो, इसमें क्या है कि हम अभी प्री पर फोकस करेंगे, प्री पर पूरा फोकस लगा देंगे। उसके बाद जो भी समय बचेगा आपके पास, हम लोग मेंस के सिलेबस पर चलेंगे। देखिए, तैयारी प्री और मेंस की हम लोग बिल्कुल अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, एक ही टॉपिक को प्री में जो पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसी टॉपिक से आपका मेंस में भी क्वेश्चन बन जाए, वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा। यानी कि आपको 200 शब्दों में या 250 शब्दों में जो भी क्राइटेरिया रहेगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। विथ करंट अफेयर से जोड़कर नई नई घटनाओं को उस टॉपिक से ऐड करके आपको एक कंप्लीट आंसर लिखना पड़ेगा। ये तो है आपका मेंस का। लेकिन प्रीलिम्स में उसी टॉपिक से आपको पूछा जाएगा विकल्प के रूप में कि इनमें से सर्वोत्तम सही विकल्प कौन सा है। बस हमको बिल्कुल अलग अलग नहीं करना है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है कि टाइम है, दोनों को एक साथ तो हम लोग पढ़ेंगे ही,
लेकिन जो प्रीलिम्स के एरियाज के हिसाब से जो टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, उसको हम लोग टारगेट कर लें कि ये टॉपिक है इस सब्जेक्ट से, इसको हमको प्री के लिए कंप्लीट तैयार कर लेना है। जो फैक्चुअल डाटा होते हैं विथ हल्का थोड़ा सा कंसेप्ट को लेकर के, चूंकि पूछा तो जाएगा फैक्ट, लेकिन हमको कंसेप्ट इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि वो फैक्ट हमको भूले ना। कंसेप्ट के साथ में अगर फैक्ट को आप लेके चलेंगे, यानी कि किसी भी तथ्य को बगैर किसी कंसेप्ट से जोड़ करके याद करना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए हम लोग अभी जो फैक्ट डाटा है हल्का से उसको कंसेप्ट से जोड़ते हुए एक बार पूरा कंप्लीट हर विषय को तैयार कर लेते हैं। प्री की पतली पतली नोट्स बन जाएगी आपके पास। उसके बाद हम लोग मेंस में आ जाएंगे। मेंस में वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दिया होगा। हम लोग एक होता है कि फाउंडेशन टाइप का एक बैच होता है जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है। उनमें हम सबको कन्फ्यूजन भी होता है कि किसको प्री के हिसाब से पढ़ें, किस टॉपिक को मेंस के हिसाब से पढ़ें। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको बताया जाएगा ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, आपका प्री में यही से आने हैं। बाकी के जो मेंस के जो सिलेबस हैं उसको हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव मोड में लेकर के चलेंगे, हम लोग लिखेंगे उत्तर को, ठीक है ना। लेकिन अभी समय है तो 4 से 5 महीने में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सीधा आ जाएंगे मेंस में। कम से कम 30% भी अगर हम लोग मेंस कर लेते हैं प्री के पहले, तो मुझे लगता है कि प्री के बाद में मेंस देने के लिए आपके पास भरपूर समय मिलेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ इस बैच को लॉन्च किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस बैच से जुड़ेंगे और इस बैच को खूब मदद देंगे और सभी तैयारी करने वाले बच्चों के पास पहुंचाएंगे। क्योंकि देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम ऐसे सोशल मीडिया टूल्स हैं जिसके माध्यम से आप इस बैच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ये बैच और ढंग से रन कर पाएगी, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इस बैच को। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मुझे भी ज़्यादा एनर्जी आएगी, पूरी टीम आपके लिए अच्छे से काम कर पाएगी। तो देखिए अभी हम सब्जेक्ट के हिसाब से आपको बता दें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग किस हिसाब से लेकर के चलेंगे। देखो नंबर 1 आपका भारतीय इतिहास। देखो प्री में आपको विश्व का इतिहास नहीं पूछेगा, प्री में सिर्फ भारतीय इतिहास पूछेगा, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास हो जाएगा, दूसरा मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा, तीसरा आधुनिक इतिहास हो जाएगा, दूसरा आपका भूगोल हो जाएगा। भूगोल में 2 विषय हैं, जो एक तो विश्व का भूगोल, दूसरा भारत का भूगोल। इसमें देखिए भौतिक भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन जो है वो भौतिक भूगोल से ही पूछे जाने हैं। इसलिए हमारा फोकस भौतिक भूगोल पर ज़्यादा रहेगा।
भूगोल हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया। चौथा अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध में ये प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है, और राज्य व्यवस्था भी प्री में मेंस में पूछी जाती है। लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ प्री के हिसाब से, जैसे संस्थाएं हो गई, इनको हम लोग पढ़ेंगे, कौन सी संस्था का मुख्यालय कहाँ है, या कुछ मैप लोकेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। फिर चौथा आपका हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हो गए आपके चार। यहाँ से आप मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। उसके बाद आपका पाँचवा नंबर पे क्या हो जाएगा? हम लोग जो पाँचवें नंबर पे चलेंगे वो हो जाएगा जनसंख्या, नगरीकरण। छठवा हो जाएगा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। ये हो गया। उसके बाद हम लोग लेकर के चलेंगे भारतीय एवं वैश्विक समसामयिक घटनाएं। उसके बाद आठवें नंबर पर सामान्य विज्ञान। ये हमारे मेजर टॉपिक्स रहेंगे। देख लें एक बार स्क्रीन में है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे रहा है। ये हमारे जो होंगे ये मेजर पॉइंट होंगे आपके प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद छोटे छोटे और भी टॉपिक होंगे, उनको भी लेकर के चला जाएगा। लेकिन अभी ये 8 टॉपिक जो हैं मेजर टॉपिक्स हैं, और यहीं से मुझे लगता है 90 से 95% जो आपके क्वेश्चन होंगे यहीं से आएंगे। तो प्री तो क्या होता है कि प्री आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। क्वालिफाइड नेचर का पेपर होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जैसे आप एक जीएस फर्स्ट हो गया और जीएस सेकंड हो गया। जीएस सेकंड में आपको सिर्फ 33% मार्क ला करके सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। हालांकि मेरिट आपको जीएस पेपर 1 से बनेगी, लेकिन आप ज़्यादा नंबर ला कर ही क्या करेंगे, जो कट ऑफ जा रही है, जैसे कैटेगरी के हिसाब से जो भी कट ऑफ बनेगी, सामान्य कैटेगरी की और ओबीसी और एससी एसटी की अलग अलग कट ऑफ निकलती है। प्री के एग्जाम की जो कट ऑफ जीएस फर्स्ट की, ये इन कैटेगरियों में निकलती है। आप कट ऑफ को देख लीजिए कितना कट ऑफ जा रहा है, उसी के हिसाब से 5 से 7 क्वेश्चन का एक आंकड़ा मानक लेकर के चलिए कि जो कट ऑफ जा रही है उससे आप 5 से 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने का एफर्ट लगाएं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आप अगर 200 में 200 का करने का कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि उतना लाकर भी आप यहाँ टॉपर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि टॉप करने का यहाँ कोई मतलब नहीं है।
यहाँ सेलेक्टेड पॉइंट को पढ़ना है, सेलेक्टेड टॉपिक को पढ़ना है, जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम नंबर आ जाए। और उसी को हम लोग टारगेट बना करके इन सब तो विषयों से मेजरली वही टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है जो आपके प्री के एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की अधिक संभावनाएं बनी हुई है। तो अभी क्या है, ये हो गई हम सबकी मोटा मोटी इस बैच से पहचान। और क्या है इस बैच में, इस बैच में क्या है कि अकेले हम सभी विषय को नहीं पढ़ाएंगे। कुछ विषय को मैं पढ़ाऊंगा, कुछ विषय को अलग फैकल्टी पढ़ाएगी। इस हिसाब से आपके रुचि के हिसाब से बीच बीच में टेस्ट को बदलते भी रहेंगे। आपको उबन महसूस ना हो कि एक ही आदमी से पढ़ते पढ़ते आप ऊब जाएं और क्लास को बंद कर दें। तो आपको हर वैरायटी के टेस्ट मिलेंगे और आप इंजॉय करिए, पढ़िए, मेहनत करिए और अपने प्रीलिम्स के टारगेट को कंप्लीट करिए। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट, वो होगा आपका भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में भी नंबर 1 क्या है, प्राचीन इतिहास। इसी को हम लोग लेकर के अभी चलने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं तो बताइए कि हम लोग शुरू करते हैं अपने टारगेट बैच 0.1 को अपने इस एलाइट स्टडी परिवार के साथ। चलिए देखिए, बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। इतिहास क्या होता है, सबसे पहली बात ये, इतिहास क्या होता है सबसे पहले ये आप जान लीजिए। क्योंकि क्रैश कोर्स की तरह है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फाउंडेशन पे नहीं जाएंगे। क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है कि आपको टू दी पॉइंट को लेकर के चलना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट होता है। इतिहास का मतलब ये होता है कि बीते हुए समय में, यानी कि अतीत में जो भी घटनाएं हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से दिखाना या लिखना, उसी को हम इतिहास कहते हैं। जैसे जो भी हमारे अतीत में, हमारे पुराने समय में, आज के हजारों साल पहले जो भी घटनाएं हुई हैं, उनको साक्ष्यों के आधार पर आज वर्तमान समय में हम लोग जो लिख रहे हैं वही इतिहास है। जैसे हम अभी तक इतिहास में, इससे पहले लगभग वैदिक काल को ही हम शुरुआती इतिहास का सभ्यता मानते थे कि यहीं से हमारे इतिहास की शुरुआत होती है, वैदिक सभ्यता से। लेकिन बहुत रिसर्च के बाद, बड़ी खोज के बाद, चूँकि जानते हैं कि हर देश में अलग अलग तरीके की इनोवेशन होते रहते हैं, वहाँ खोज होती रहती है, उसी तरह से अपने देश में भी। यहाँ क्या है कि एक संस्था है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो क्या करती है, उसका यही काम ही है पूरे भारत की भूमि पर वो उत्खनन का काम करती है, यानी खनन करती है, और नीचे जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ले जाती है और उसको कार्बन डेटिंग करती है और देखती है कि ये कितना साल पुराना है, और उसी के आधार पर उस समय की संस्कृति, उस समय की सभ्यता,
उस समय की राजनीति, उस समय का समाज कैसा था, सारी चीज़ों को एक अनुमान में लिखा जाता है। सभी चीज़ें ऐसा नहीं है कि जो उत्खनन के बाद जो साक्ष्य मिले हैं वो ये प्रमाणित करते हों कि इनका समाज ऐसा था या उनकी राजनीति ऐसी थी, लेकिन उस उत्खनित जो सामान मिला है उसके हिसाब से हम लोग, हमारे इतिहासकार सोचते हैं, विचार करते हैं, उनकी टीम काम करती है, तो वो आज के समाज की अपेक्षा आज के समाज से तुलना करते हैं और उतने पीछे जा कर के सोचते हैं और उस समय क्या संस्कृति, क्या सभ्यता, क्या सामाजिक स्थिति, क्या राजनीतिक स्थिति रही होगी, इन सब सारी चीज़ों को इतिहासकारों ने लिखा है, वही आज हम लोग पढ़ते हैं। तब जब उत्खनन हुआ तो बहुत सारे सामान मिले, उस आधार पर हम लोग कह दिए, हमारे इतिहासकार बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये जो वैदिक सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है ही नहीं। इससे पुरानी भी एक सभ्यता है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये 1921 में आकर के पता चला, यानी कि इतनी पुरानी सभ्यता को हमारे इतिहासकार या ब्रिटेन के लोग उस समय रहा करते थे, तो 1921 में आकर के हमको पता चला कि नहीं भाई, हमारे यहाँ एक इससे भी पहले की पुरानी संस्कृति रहा करती थी जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। वो पूरे विश्व में डेवलप थी, यानी कि नगर नियोजित सभ्यता थी, जो कि वो सभ्यता उसकी तुलना में आज भी हमारी सभ्यताएं पीछे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि वैदिक सभ्यता एक तरह से ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन उससे पहले की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा। तो इस तरह से चेंजेज आते रहते हैं, इतिहास है, शोध चलता रहता है, यहाँ नए नए साक्ष्य मिलते रहते हैं और इतिहास की लेखन परंपरा चलती रहती है। उसमें कुछ को नकारा जाता है, कुछ को सही ठहराया जाता है। कुछ इतिहास के ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं इतिहास में, मुझे लगता है कि आने वाले समय में साक्ष्य मिलेगा तो उनको नकारा भी जाएगा कि नहीं नहीं, ये चीज़ें गलती से, यानी कि साक्ष्य के न रहते हुए लिखी गई थी, अनुमानवश। लेकिन अब ये साक्ष्य मिल जाने के बाद इस चीज़ को इस तरह से परिभाषित किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इतिहास में जो अनवरत चलती रहती हैं। तो देखिए, इतिहास का हम लोग थोड़ा सा परिचय जान लिए, उसके बाद इतिहास जो है, इतिहास का उल्लेख कहाँ मिलता है, उल्लेख इनका मिलता है अथर्ववेद में। आप जानते हैं कि इतिहास के प्राचीन इतिहास के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये चारों वेदों में आप जानते हैं कि अथर्ववेद में इतिहास का उल्लेख मिलता है। इसके बाद आप सुने अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण या लेखन क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें कुछ लोगों का मत भी है, अब उसको भी हम लोग देख लेते हैं, कौन इतिहासकार इतिहास के विषय पर क्या कहा है। जैसे एक है E.H. कार, ये इतिहासकार, इनका कहना है अतीत एवं वर्तमान का अनवरत संवाद है। यानी इतिहास क्या है, अतीत एवं वर्तमान का अनवरत संवाद है। दूसरा इतिहासकार क्या है, क्यूरी महोदय।
क्यूरी महोदय कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। ये इतिहासकार कहते हैं। ईएचकार महोदय अतीत एवं वर्तमान का अनवरत संवाद ही इतिहास है। और क्यूरी महोदय कहते हैं कि इतिहास इतिहास विज्ञान है, न कम और न ज्यादा। चलिए अब इससे आगे हम लोग थोड़ी सी बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं प्राचीन इतिहास पर। यहाँ आप जानते हैं इसको हम लोग 3 भागों में करके पढ़ेंगे। एक है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये 3 काल प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले का मतलब क्या हो गया? प्रागैतिहासिक काल का मतलब यहाँ कोई लिपि नहीं है, कोई भी लिपि नहीं है, यहाँ आदि मानव जीवन है। यहाँ ना कोई लेखन है, ना कोई पढ़ने वाला है, कुछ भी नहीं है। लेखन जैसी कोई भी यहाँ साक्ष्य नहीं मिलता है प्रागैतिहासिक काल में। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में यहाँ जब आएंगे तो यहाँ लिपि तो है, लिपि है, परंतु पढ़ा नहीं जा सका, परंतु पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में आएंगे, यहाँ भी लिपि है और पढ़ा भी गया। अब ये तीनों कालों का आप मीनिंग निकाल सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये है कि यहाँ लिपि है, ये नहीं है, यहाँ लोग आदिम मानव की तरह जीवन जी रहे हैं। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में आएंगे, यहाँ लिपि है लेकिन ये पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए बहुत ज़्यादा उनके समाज के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ साक्ष्यों के तरीके से कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे, यहाँ लिपि भी है, यानी लिखा भी गया है और पढ़ने योग्य भी है, पढ़ा भी गया है। इसलिए जो ऐतिहासिक काल है, इसमें जो समाज है, जो राजनीति है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो विज्ञान है, सारी चीज़ों को एक साक्ष्य के तरीके से, साक्ष्यों के प्रमाण के हिसाब से जाना गया, समझा गया, लिखा गया। मुझे लगता है कि इन तीनों कालों में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में किसको किसको हम पढ़ेंगे। एक तो है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। और आदि ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें क्या दिया है कि लिपि तो है पर पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता।
बाकी ऐतिहासिक काल में आप मौर्य पीरियड से लेकर के आप पूरे इतिहास को मान सकते हैं कि ये ऐतिहासिक काल है। यानी कि वैदिक काल के बाद जैसे वैदिक काल बीता, महाजनपद शुरुआत हुआ, महाजनपद से मौर्य काल, यानी कि जब राजनीतिक संस्थाएं यानी कि राजनीतिक क्रियाएं होने लगी, एक राज्य बनने लगा, राज्य की परंपराएं चालू हो गई, तो वहाँ से आप मान लीजिए कि साक्ष्य मिलने चालू हो गए, यानी कि लिखना और पढ़ना दोनों चालू हो गया। और अनवरत आज तक इतिहास की लेखन परंपरा यही बताती है कि मौर्य काल से लेकर के आधुनिक काल तक का जो भाग है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इसका पहले वैदिक और सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आएंगी। उसके बाद पाषाण काल, पूरा पाषाण काल आपका प्रागैतिहासिक काल में आएगा। पाषाण काल को 3 भाग में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल से एक शब्द पाषाण है। पाषाण का मतलब होता है प्रस्तर, पत्थर। इससे आप बिल्कुल अंदाजा लगा लीजिए कि पाषाण का मतलब पत्थर होता है। इस पाषाण काल में जितनी भी घटनाएं हुई होंगी सब सिर्फ पत्थर से, यानी कि जितने औजार होंगे इनके, जो जो कुछ भी इन्होंने यूज किया है सिर्फ वो पत्थर है। यहाँ कोई धातु नहीं है, यहाँ सिर्फ पत्थर। तो इसीलिए इसको पूरे काल को ही पाषाण की सभ्यता बोला गया है। तो हम लोग देखेंगे इनमें तमाम इनका जीवन जैसा है, उस जीवन में अपने दिनचर्या में जो भी औजार यूज किए हैं सब पत्थर का है। अभी हम लोग अगले वाले क्लासेस में जब ये पाषाण काल को हम लोग शुरुआत करेंगे पूरा पाषाण काल से, तो आपको एक एक चीज पाषाण काल के बारे में पता चलेगी कि पूरा पाषाण काल में उस टाइम के जो मानव था उसका जीवन कैसा था, वो कैसा समाज में रहता था, उसकी कुछ क्या राजनीतिक स्थिति बनी हुई थी, उनकी संस्कृति सभ्यताएं क्या थी, समाज कैसा था, वो शिकारी थे तो शिकार कैसे करते थे, उनके औजार कैसे थे, उनके साक्ष्यों को हम लोग देखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ से ये साक्ष्य मिलता है कि वो बताता है कि नहीं ये इनका ये औजार यूज कर रहे थे या ये ऐसे शिकार करते थे, क्या करते थे, सारी चीज़ें। यानी कि हम लोग विथ एविडेंस बातें करेंगे पाषाण काल के एज पर, यानी कि स्टोन एज में जब हम जाएंगे तो सारी एक एक चीज़ों को डिस्क्राइब करके हम लोग बात करेंगे कि आखिर पाषाण काल क्यों कहते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है, सारी चीज़ें A to Z आपको जानने को मिलेगी अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।